हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका संविधान की इस सीरीज में स्वागत करता हूं। हम पहला जो लेक्चर इसमें ले चुके थे वो मूल अधिकारों के इतिहास के संबंध में ले चुके थे और अब हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। देखिए, मूल अधिकारों के बारे में जानने से पहले मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में दिए गए अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और आज की जो हमारी चर्चा होगी वो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पर होगी। देखिए, हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, बेहतरीन संविधान पढ़ने के लिए कक्षा को पूरा देखें और इस कक्षा से जो प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आज हम संविधान के भाग 3 पर चर्चा करेंगे और संविधान के भाग 3 के क्रम में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम भाग 3 के संबंध में मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि और उनका इतिहास का वर्णन कर चुके थे और आज हम मूल अधिकारों का वर्णन करेंगे। और मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान है। आज हम केवल 2 अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे क्योंकि बड़े अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों की जो महत्वपूर्णता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये, इसलिए हम मूल अधिकारों के संबंध में केवल 2 अनुच्छेद का जिक्र करेंगे, अनुच्छेद 12 का और अनुच्छेद 13 का। देखिए, अगर मैं अनुच्छेद 12 की बात करूं तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा को दिया गया है। राज्य शब्द की भाषा को परिभाषित किया गया है कि मूल अधिकारों के संबंध में राज्य क्या होगा। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 12 में यह बताया गया है कि मूल अधिकारों के संबंध में राज्य क्या होगा, राज्य किसको कहेंगे, ये अनुच्छेद 12 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियां दी गई हैं। देखिए, अब हम इन दोनों अनुच्छेदों पर अलग अलग चर्चा करते हैं। आइए बढ़ते हैं। देखिए, हम अनुच्छेद 12 की चर्चा करेंगे और अनुच्छेद 12 में जो दिया गया है, देखिए अनुच्छेद 12 में एक शब्द में अगर इसको कहें तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा को दिया गया है। राज्य शब्द की परिभाषा को दर्शाया गया है कि देखिए, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकारों के संबंध में किसको राज्य कहेंगे। आइए पढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 में जो भाग 3 है यानी कि मूल अधिकार हैं, उसके प्रयोजन के संबंध में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और देखिए, जो परिभाषा राज्य की भाग 3 में दी गई है वही परिभाषा जो है भाग 4 पर भी लागू होगी। और भाग 4 के संबंध में आप समझ लें कि भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। राज्यों के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका जिक्र किया गया है। ये भाग 4 है और भाग 4 के संबंध में देखिए हम राज्य शब्द का उपयोग कर रहे हैं। इसकी परिभाषा भी वही होगी जो अनुच्छेद 12 में दर्शाई गई है या जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। देखिए, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या होगा, किसको राज्य कहेंगे, ये समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 के अनुसार 4 प्रकार को राज्य बताया गया है या इन चारों को राज्य कहा गया है। देखिए, पहला, भारत सरकार और संसद एक राज्य है। ध्यान से समझेंगे, भारत सरकार को और संसद को राज्य बताया गया है अनुच्छेद 12 में। राज्यों की सरकारें और राज्यों के विधानमंडलों को भी राज्य बताया गया है। सभी स्थानीय प्राधिकारी, देखिए स्थानीय प्राधिकारी में जो आएंगे नगर पालिका स्थानीय प्राधिकारी में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी और ग्राम पंचायतें भी स्थानीय प्राधिकारी में गिनी जाएंगी। तो देखिए, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी,
ये चारों जो पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य होंगे। अब देखिए, हम भारत सरकार और संसद को समझते हैं, हम राज्यों की सरकारें और विधानमंडल को भी जानते हैं, हम स्थानीय प्राधिकारियों को मैं आपको बता चुका हूं, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ग्राम पंचायतों को ही स्थानीय प्राधिकारी कहा जाएगा। जबकि अन्य प्राधिकारियों के संबंध में मैं यहाँ ये बताऊंगा आपको कि अन्य प्राधिकारी ऐसे निकाय होंगे जो किसी विधि को बनाने, किसी उपविधि को बनाने, किसी आदेश या किसी अधिसूचना को बनाने, उसको जारी करने या उसको लागू करने के शक्ति प्राप्त जिनको संविधान के द्वारा होगी, वही अन्य प्राधिकारियों की श्रेणी में आएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो बनाई गई विधि है उसको लागू कराएगा या उसके पास लागू कराने की शक्ति है, तो वह अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आएगा। देखिए, मुझे लगता है यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब हम ये समझते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किन किन को स्थानीय निकाय या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के रूप में दर्शाया गया है, या कौन कौन राज्य की परिभाषाओं में फिट होते हैं, राज्य की परिभाषाओं में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं। देखिए, विभिन्न समयों पर बड़े विवाद हुए और विवाद को जो न्यायिक व्यवस्था भारत की है, उस न्यायिक व्यवस्था ने भारत की सुलझाया, और सुलझाते हुए कई बार इस बात पर विवाद बना कि राज्य को एक अच्छे ढंग से परिभाषित किया जाए। तो समय समय पर भारत की न्यायपालिका ने, भारत की न्याय व्यवस्था ने राज्य को परिभाषित किया है और कुछ विशेष रूप से बताया है कि इन ये अलग अलग वादों में ये बताया गया है कि इनको राज्य जरूर माना जाए। देखिए, LIC जीवन बीमा निगम एक राज्य माना जाएगा। विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सारे जो हैं क्या माने जाएंगे, राज्य माने जाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालयों के संबंध में आप एक बात ध्यान दें कि केवल वो विश्वविद्यालय जो या तो पूर्णतः सरकारी हैं या सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, वही विद्यालय राज्य के अंतर्गत आएंगे। यानी कि राज्य उन्हीं को कहा जाएगा मूल अधिकारों के या राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। उसके बाद भारत पेट्रोलियम निगम, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, FCI भारतीय खाद्य निगम और राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 के अनुसार आदेश जारी करेगा, तो 359 के अनुसार आदेश जारी करते समय राष्ट्रपति भी जो राज्य की श्रेणी में होगा उसको भी राज्य माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश जब न्यायालय के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, उस समय वह भी राज्य की ही श्रेणी में आएगा, राज्य ही उसको काउंट किया जाएगा। रेलवे बोर्ड राज्य की श्रेणी में गिना जाएगा। DDA दिल्ली विकास प्राधिकरण भी राज्य की श्रेणी में गिना जाएगा। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड भी जो है कहाँ गिना जाएगा, राज्य की श्रेणी में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC भी कहाँ गिना जाएगा, राज्य की श्रेणी में। देखिए, कुछ ऐसे हैं जिनको राज्य नहीं माना जाएगा। ये न्यायिक जो निर्णय दिए गए हैं समय समय पर, उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान परिषद को राज्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को राज्य नहीं माना जाएगा। निजी महाविद्यालय, देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं करती, उनको भी राज्य नहीं माना जाएगा। देखिए, अभी जो हम पढ़े राज्य माना जाएगा, उसमें वो विश्वविद्यालय थे जो या तो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं या पूर्णतः सरकारी हैं। न्यायालय को भी राज्य नहीं माना जाएगा। ये देखिए, अब अनुच्छेद 13 के संबंध में हम देखते हैं, और अनुच्छेद 13 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 13 में देखिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है, और अनुच्छेद 13 में भी हम अनुच्छेद 13 के जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां हैं इसको पढ़ेंगे। देखिए, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसको कहा गया है, अनुच्छेद 13 को कहा गया है। इसके द्वारा जो न्यायालय है वो मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। सजग प्रहरी उसको बोलते हैं जो किसी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे यानी कि सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात हो, उसको सजग प्रहरी बोलते हैं। देखिए, इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य, यानी कि शून्य का मतलब है किसी भी विधि को जो है शून्य घोषित कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, जो मूल अधिकारों से असंगत है। मूल अधिकारों से असंगत का मतलब यह है कि या तो मूल अधिकारों को खत्म करती है या मूल अधिकारों को न्यून करती है। देखिए, न्यायालय की ये जो शक्ति है, किसी भी
विधि को शून्य घोषित करने की इस शक्ति को हम न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति कहते हैं। देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से ली गई है। और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति की अगर बात की जाए तो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के अनुसार ही अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसके अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। जब हम इसको पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, तो वहां इन 5 रिटों पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, हाई कोर्ट इन्हीं रिटों को अनुच्छेद 226 के अनुसार जारी करता है और यही 5 प्रकार की रिटें हैं। इन दोनों रिटों में थोड़ा अंतर है, उस अंतर को हम पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे उस समय पर। लेकिन मैं यहाँ केवल इतना बताऊंगा कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के अनुसार ही जो सुप्रीम कोर्ट है या जो न्यायपालिका है वो किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का उपयोग सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के अनुसार करती है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अनुसार इसका उपयोग करती है। देखिए, अब हम यहाँ अनुच्छेद 13 पर चर्चा कर रहे हैं और अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13(1) के बारे में हम पढ़ेंगे और अनुच्छेद 13(2) के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 में संविधान बनने से पहले की विधियों को दिया गया है और संविधान बनने के बाद की विधियों को अनुच्छेद 13(2) में दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान के पूर्व की विधियां, जब संविधान को लागू किया गया उससे पूर्व की जो विधियां हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, इनमें संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व यानी कि ठीक पहले की जो भारत में विधियां हैं को भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं, शून्य होंगी। देखिए, इस बात का बिल्कुल सीधा यह अर्थ है कि संविधान बनने के पूर्व की जो विधियां हैं अगर वो मूल अधिकारों पर या मूल अधिकारों के खिलाफ हैं, मूल अधिकारों से असंगत हैं, तो वो अपने आप ही शून्य घोषित हो जाएंगी। देखिए, संविधान के पूर्व की विधियां जो भाग 3 के या भाग 3 से असंगत हैं, संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती हैं, किंतु अतीतकालीन समव्यवहारों के लिए यह विधि अस्तित्व में रहती है। देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, इसको उदाहरण से हम समझेंगे। देखिए, मानिए आज या ऐसा समझिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। देखिए, कोई विधि इससे पहले बनी गई या मान लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को कोई विधि बनाई गई और 24 जनवरी 1950 को विधि बनाने के बाद ये विधि मूल अधिकारों से असंगत है, भाग 3 से असंगत है, तो ये विधि 26 जनवरी 1950 के बाद शून्य घोषित हो जाएगी, शून्य घोषित हो जाएगी या ये कोई वैल्यू इसका नहीं होगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी समव्यवहार होंगे, समव्यवहार का अर्थ आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई आपराधिक जो है, मान लो अपराध के संबंध में कोई सजा के प्रावधान इस समय पर 3 वर्ष का था और इस समय पर मान लीजिए कोई 2 वर्ष का हो गया, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। यहाँ कोई सजा के प्रावधान 3 वर्ष के थे और यहाँ प्रावधान 2 वर्ष के हो गए और इस समय पर व्यक्ति ने कोई अपराध किया और इस समय पर व्यक्ति ने कोई अपराध किया, तो जिस समय का अपराध होगा उसी के अनुसार विधि मान्य होगी। तो देखिए, यहाँ पर विधि जो लागू होगी वह विधि पहले वाली लागू होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई बात संविधान लागू होने के बाद भी आती है लेकिन वो अतीत की बात है, तो अतीत की बात के लिए भी यही विधि लागू होगी जो विधि पूर्व की विधि है। देखिए, अगर इसी की हम बात करें तो इसके लिए एक सिद्धांत बनता है जिसको आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या है, एक प्रश्न ये बनता है। देखिए, आच्छादन का सिद्धांत ये है कि संविधान के पूर्व की जो विधियां हैं वो संविधान लागू होने के बाद मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं, अर्थात नई प्रकृति के लिए वह शून्य घोषित हो जाती हैं। लेकिन
अपने जो अतीतकालीन समव्यवहार हैं उनके लिए वह विधि मान्य होगी, लेकिन नई परिस्थितियों के लिए वह विधि मान्य नहीं होगी। इसी को आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। और आच्छादन के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो आच्छादन का सिद्धांत भीकाजी बनाम, देखिए आच्छादन का जो सिद्धांत है ये भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। कई बार ये प्रश्न बनता है कि आच्छादन का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया, तो आच्छादन का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में दिया था और बताया था कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है, इसको परिभाषित किया था। तो आच्छादन का सिद्धांत ये है कि कोई भी संविधान के पूर्व की विधि, संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि जो संविधान के लागू होने के बाद बिल्कुल जो है प्रभावहीन हो जाएगी, लेकिन उसके जो अतीतकालीन यानी कि अतीत के जो उसके समव्यवहार हैं उनके लिए वह लागू रहेगी। लेकिन नई परिस्थितियों के लिए शून्य होगी, लेकिन पुरानी परिस्थितियों के लिए वह लागू रहेगी, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में रहेगी। जब उसकी जरूरत अतीतकालीन व्यवहारों में पड़ेगी तो उसका उपयोग लिया जा सकता है। ये हमारे पास था आच्छादन का सिद्धांत। देखिए अब हम अनुच्छेद 13(2) की बात करेंगे और अनुच्छेद 13(2) में बात की गई है संविधान लागू होने के बाद की विधियों की। देखिए संविधान के पश्चात की विधियों की बात की गई है और अनुच्छेद 13 में संविधान के लागू होने के बाद जो विधानमंडल विधियों का निर्माण करेगा, तो इसके संबंध में बात कही गई है कि कोई भी विधानमंडल ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं। देखिए भाग 3 में प्रारंभ में 7 मूल अधिकार दिए गए थे मूल संविधान में, लेकिन अब मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और ये जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों को ना तो छीन सकते हैं विधानमंडल और ना ही उनको न्यून यानी कि कम कर सकते हैं। अगर ऐसी विधि का निर्माण विधानमंडल कर देते हैं जो किसी के मूल अधिकारों को छीन रहे हों या उनको कम कर रहे हों, तो उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है, उस विधि को समाप्त कर सकती है। देखिए अब इसके संबंध में एक सिद्धांत आया था जिसका नाम था पृथक्करणीयता का सिद्धांत। देखिए पृथक्करणीयता के सिद्धांत को समझिए। मान लीजिए संसद ने कोई एक विधि का निर्माण किया और संसद की एक विधि का निर्माण के बाद उसका कोई एक भाग ऐसा है जो मूल अधिकारों को न्यून करता है, तो उस परिस्थिति में केवल इस भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा, पूरी विधि को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। देखिए पूरी विधि शून्य घोषित होगी या उसका कोई एक भाग घोषित होगा, इस बात का निर्णय सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत की न्यायपालिका पर छोड़ा गया है। भारत की न्यायपालिका ऐसा आदेश देती है कि केवल विधि के इस भाग से मूल अधिकारों का जो है न्यून हुए हैं या मूल अधिकारों से असंगत है, तो उस उतने भाग को न्यून किया जा सकता है या उस पूरी विधि को न्यून किया जा सकता है, अगर प्रारंभ से ही न्यून किया जा सकता है अगर वह विधि मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। तब इस सिद्धांत को हम पृथक्करणीयता का सिद्धांत बोलते हैं। पृथक्करणीयता का सिद्धांत है अलग अलग करना, यानी कि किसी भी विधि के अंतर्गत किसी एक भाग को भी शून्य घोषित किया जा सकता है अगर वह मूल अधिकारों का हनन या मूल अधिकारों को न्यून करता है तब। देखिए संविधान संशोधन की विधि क्या होगी, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए इसके लिए एक लेक्चर हम अलग से बनाएंगे, एक लेक्चर अलग से लेंगे। संविधान में जो मूल अधिकारों के लिए संशोधन करना है वो किस प्रकार से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था 1973 में, और 1973 में जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था, उस 24वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने वैध घोषित किया और ये बताया कि जो अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि दी गई है, वह विधि जो है धारित किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं है, यानी कि अगर संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो वह अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये बताया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद मूल अधिकारों में संशोधन करेगी, लेकिन ऐसा संशोधन करेगी जिससे मूल अधिकारों का जो आधारभूत ढांचा है वो प्रभावित ना हो। और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में
सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था, जिस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और अगर प्रश्न ये बनता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन किस प्रकार से कर सकती है, तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार ही करेगी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अनुसार ही जो है मूल अधिकारों में संशोधन होगा। धन्यवाद।